तुम खूबसूरत हो मैं जानता था, पर इतनी हसीन होगी इसका अंदाजा नहीं था। हाथ में शराब का ग्लास पकड़े वो हादिया के करीब आया तो वो चादर अपने वजूद पर लपेटती भागने का रास्ता तलाश करने लगी। आज ही उसकी दोस्त ने उसे उस्मान शाह के बंगले पर नौकरी पर लगाया था, पर वो नहीं जानती थी जिसे वो दोस्त समझ रही थी वो इसका सौदा कर चुकी थी। मेरी दोस्त ने जितनी रकम मेरे बदले ली है वो मैं आपको वापस कर दूंगी, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो गिड़गड़ाई तो उस्मान यकटिक उसकी हेजल आंखों को देखने लगा। 3 महीने से तुम्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा था, अब जाके हाथ लगी हो तो कैसे जाने दूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे निकाह। वो अपने अल्फाज पर खुद ही हैरान था। वो कैसे एक मामूली लड़की से निकाह? हादिया के घर पर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। हादिया तब 18 साल की थी जब उसके बाप का इंतकाल हो गया। सारा मोहल्ला उनके दुख में शरीक था। हादिया का एक छोटा भाई था जो तकरीबन 5 साल का था। वो बचपन से ही बीमार था, कुछ उसकी बीमारी का दुख और कुछ अपने बाप की मौत का दुख हादिया और उसकी माँ पे क़यामत टूट पड़ी थी। हादिया एक छोटे से घर में रहती थी। बाप की वफात के बाद इनके घर के हालात दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहे थे। इसकी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उनके घर का कुछ गुजर बसर हो जाता था। वो घरों के अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर काम करती थी। हादिया ने सिर्फ मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। वो इतनी हसीन थी कि देखने वाला उससे नजरें ही नहीं हटा सकता था। उसकी आंखें बहुत दिलकश थीं। उसकी सादगी उसकी नफासत की अक्कासी करती थी। कमर तक आते लंबे और सुनहरी बाल उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते थे। इस वक्त उसकी माँ एक बहुत अमीर घर में काम करती थी। वो बहुत ही हमदर्द लोग थे और उनकी बहुत मदद करते थे। इनके घर किसी की बर्थडे थी, उन्होंने हादिया की पूरी फैमिली को इनवाइट किया था। हादिया के माँ ने घर आकर हादिया को बताया कि हादिया, मेरी मालकिन ने हम सबको अपनी बेटी की बर्थडे पर बुलाया है, इसलिए सुबह खुद भी तैयार रहना और हुज़ैफा को भी तैयार कर देना, जो कि हादिया का भाई था। हादिया कहने लगी, अम्मा वो तो इतने अमीर लोग हैं, इधर इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, हम कितने अजीब लगेंगे इनमें। रहने दे अम्मा, आप चली जाएं। तभी उसकी माँ कहने लगी, नहीं हादिया बेटा, उन्होंने पहली बार इतना इसरार किया था तुम लोगों को लाने के लिए, इसलिए मैं उनकी बात नहीं मोड़ सकती। हादिया ने इस बात में सर हिला दिया था। हुज़ैफा को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी। हर महीने उसे चेकअप के लिए ले जाना पड़ता था। अगले दिन हादिया बर्थडे पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी हैसियत के मुताबिक सादा सा ब्लू कलर का जोड़ा पहना हुआ था। इस पर हल्का हल्का काम हुआ था और वो इतनी सादगी में भी क़यामत ढा रही थी। उसकी दिलकश आंखें हर रोज़ की तरह आज भी चमक रही थीं। जब हादिया अपने भाई और माँ के साथ इस घर में पहुंची तो वो इतना शानदार घर और सजावट देखकर हैरान रह गई। उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा घर नहीं देखा था। एक हसीन ऊंची सी बिल्डिंग थी जिसके बाहर वाली साइड पर मुख्तलिफ फूल अपनी खुशबुएं बिखेर रहे थे। हादिया और उसकी माँ अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही खूबसूरत और दिलकश लाउंज था जिधर बर्थडे पार्टी का अरेंज किया गया था। पूरे लाउंज में गुब्बारों के साथ सजावट की हुई थी। जिसकी बर्थडे थी उसका नाम शाहताज था। शाहताज 22 साल की नौजवान लड़की थी। सांवली रंगत और तीखे नैन नक्श में भी वो कोई आम लड़की नहीं लगती थी, लेकिन हादिया की खूबसूरती के आगे वो बहुत मामूली सी लग रही थी। थोड़ी देर बाद पूरा हॉल केक कटने पर तालियों से गूंज उठा। कुछ ही देर बाद सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। जब शाहताज ने हादिया को देखा तो इसकी माँ को देखकर कहने लगी, आया जी, ये आपकी बेटी है, कितनी खूबसूरत है। हादिया ने कभी भी कोई दोस्त नहीं बनाई थी, या शायद यूं कह लो कि कोई उसकी गरीबी देखकर उसे दोस्त नहीं बनाता था। लेकिन पहली दफ़ा किसी शाहताज जैसी अमीर लड़की ने हादिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हादिया के दिल में खुशी की लहरें दौड़ रही थीं। पहली दफ़ा उसे किसी ने दोस्त बनाने को कहा था, वो इनकार नहीं कर सकती थी। उसने शाहताज को कहा, जी जी क्यों नहीं। देखते देखते शाहताज और हादिया की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। शाहताज अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शाहताज का बाप भी उसके बचपन में ही फोत हो गया था। उसकी माँ ने ही उससे पाला था, लेकिन उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इतनी सारी जायदाद की इकलौती वारिस सिर्फ शाहताज ही थी। हादिया का शाहताज के घर आना जाना ज़्यादा हो गया था। कुछ उसकी माँ भी उसके घर काम करती थी और वो अपनी माँ के साथ रोज़ाना शाहताज के पास चली जाया करती थी। उनकी बहुत मजबूत दोस्ती हो चुकी थी।
لیکن शाताश न जाने पैसों के मामले में कभी भी हादिया की मदद नहीं करते थे। सिर्फ मुंह से ही इकरार करते थे कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, लेकिन उसने आज तक उसकी कोई मदद नहीं की थी। एक दिन हादिया की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। हादिया और उसकी माँ अकेले घर पर थे। इसका भाई बहुत छोटा था, वो भी अक्सर बीमार रहता था, जिसकी वजह से वो बिस्तर पर हर वक्त लेटा रहता। हादिया बहुत परेशान हो गई कि अब मैं किसको बुलाऊं। उसने अपने हमसायों को आवाज़ दी कि मेरी अम्मा बेहोश हो गई हैं, उन्हें हस्पताल लेकर जाना है। इसकी पड़ोसन का शौहर उसकी माँ को हस्पताल ले गया। वो हस्पताल पहुंचाकर घर आ गया था। अपनी अम्मा के पास सिर्फ हादिया ही थी। वो रो रो कर अपनी माँ के लिए दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह, मेरे बाप के बाद मेरी माँ ही मेरा वाहिद सहारा है, उन्हें सेहत अता फरमा। उसकी माँ को होश आ गया था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर बाहर आया और हादिया को बताया कि आपकी माँ को फालिज का अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनका एक बाजू मफलूज हो गया है। हादिया पर तो जैसे क़यामत गुजर गई थी। वो अपनी अम्मा को घर ले आई। उसने दिन रात अपनी माँ की देखभाल की। अपनी माँ का ख्याल रखने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपने भाई को भी संभालती थी, घर का सारा काम भी करती थी। लेकिन उसकी माँ अब काम नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से उनके घर के हालात दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। अम्मा की दवाइयों का खर्चा और ऊपर से उसके भाई का हर महीने चेकअप करवाना। हादिया को तो जैसे जीने का मकसद ही ख़त्म हो चुका था। अपनी माँ की जगह अब वो खुद शाताज के घर जाया करती थी काम करने के लिए। वो एक महीना शाताज के घर में काम करती रही। उसके बाद शाताज ने न जाने क्यों उसे किसी रेस्टोरेंट में काम करने लगा दिया। हादिया ने कई दफ़ा पूछा कि क्या मैं आपके घर काम ठीक नहीं करती, आपने मुझे क्यों रेस्टोरेंट पे लगवाया है, लेकिन शाताज सिर्फ ये कह के बात टाल देती कि नहीं, रेस्टोरेंट में तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करेगी, जिसकी वजह से तुम अपनी अम्मा और अपने भाई का इलाज आसानी से करवा सकोगे। बस इसलिए मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में नौकरी पे लगवा दिया है। हादिया की माँ और उसका भाई घर पर सारा दिन बीमार पड़े रहते थे। उनके घर में काम करने वाली सिर्फ हादिया ही थी। रेस्टोरेंट वाले उसे माहाना तनख्वाह 30,000 देते थे, जिसमें उनके घर का बमुश्किल गुजारा हो जाता था। एक दिन वो रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे कि बाहर से उसे कोई 3-4 आदमी दिखाई दिए। उनमें से एक हसीन नौजवान लड़का जो पेंट शर्ट में मलबूस था, वो इतना हसीन था कि देखने वाला उसे देखता ही रह जाता। इसके साथ पीछे कोई बॉडीगार्ड भी थे। उसने रेस्टोरेंट में आते ही ऑर्डर दिया। हादिया उससे खाने का मेन्यू पूछने आई थी। जब उसने हादिया की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। हादिया की मजबूरी थी कि उसे रेस्टोरेंट की वर्दी पहननी पड़ती थी। रेस्टोरेंट की वर्दी सुर्ख रंग का ट्राउज़र शर्ट था। उसने हाई टेल पोनी की हुई थी, जिसमें वो और ज़्यादा हसीन लगती थी। आज उस्मान शाह उसकी खूबसूरती को झुटला नहीं सकता था। उसने मुस्कुराते हुए ठरकी अंदाज में हादिया को कहा, जो आपका दिल करे आप ले आएं, हम खुशी खुशी खा लेंगे। हादिया को बहुत अजीब लग रहा था। आज से पहले रेस्टोरेंट में ऐसी हरकत किसी ने भी नहीं की थी। वो उस्मान शाह की बात सुनते ही उसके लिए खाना लेने चले गए। उसने उसका मेन्यू किसी और हेल्पर के हाथ भेजा और वो खुद नहीं आई थी। वो इसकी अजीब नज़रों से बचना चाहते थे। शाताश ने हादिया को अपने घर बुलाया हुआ था। पहली दफ़ा उसने उसे कहा कि हादिया, अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो क्या मैं तुम्हें दाखिला दिलवा दूँ? तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी जॉब कर लेना। ऐसे दर बदर भटकने से तो बेहतर है कि तुम अपनी पढ़ाई करो और कोई अच्छी सी जॉब कर लो। हादिया कहने लगी कि शाताज, मुझसे सिर्फ एक ही काम हो सकेगा, या पढ़ाई या फिर काम। अगर मैं पढ़ाई करने लग गई तो हुज़ैफ़ा और अम्मी की दवाइयों का खर्चा नहीं पूरा हो सकेगा। शाताज कहने लगी, अरे नहीं हादिया, देखो, अगर मैं तुम्हारी मुश्किल में काम ना आई तो हमारी दोस्ती किस काम की। लेकिन हादिया को अपने ऊपर एहसान लेते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। उसने शाताज को मना कर दिया। अगले दिन जब हादिया दोबारा रेस्टोरेंट गई तो उस्मान शाह फिर से उसे घूरता हुआ आ रहा था। हादिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ बहुत ही बुरा होने वाला हो। वो उसकी नज़रों से बचने के लिए अंदर चली जाती थी। उस्मान शाह अपने गार्ड्स के साथ आकर कुर्सी घसीटता हुआ वहाँ बैठ गया था और हादिया को कहने लगा, मैम प्लीज़ मेरा ऑर्डर ले आइए। हादिया इसका ऑर्डर लेने चली गई। जब वो खाना लेकर आई तो उसके आगे खाना रखने लगी। तभी उस्मान शाह इसकी कलाई को छूने लगा। हादिया ने ज़ोरदार थप्पड़ उस्मान शाह के मुंह पर मारा और सुर्ख आंखों से देखते हुए कहने लगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बगैरत नहीं। उस्मान शाह ने गुस्से में टेबल उलट दिया और उंगली के इशारे से हादिया को कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे?
तभी बराबरी में रूपदार आवाज़ से हादिया बोली, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? आप जैसे अमीर और आवारा लोग गरीबों की इज्जत से खेलोगे तो तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों को कोई कुछ नहीं कहेगा? हम यहाँ कमाने आते हैं, ना कि अपनी इज्जत बेचने। उस्मान शाह थप्पड़ लगने पर आग बगोला हो गया था। पूरा रेस्टोरेंट उनका तमाशा देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद रेस्टोरेंट का मैनेजर भी आ गया। रेस्टोरेंट वाले सारे उस्मान शाह के पास खड़े उसकी खुशामद कर रहे थे, जबकि हादिया ये सब देखकर हैरान रह गई। वो अपने मैनेजर से कहने लगी, देखें बजाय इसके कि आप इनको सजा दिलवाएं, आप इनकी खुशामदीदें कर रहे हैं। तभी मैनेजर कहने लगा, शट अप हादिया, ये इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं, आपने इन पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। अगर आपको कुछ बुरा लगा था तो आप हमें कह देते। उस्मान शाह ने कहा, इस लड़की को अभी और इसी वक्त नौकरी से फारिग करो। हादिया की आंखों से आंसू बह रहे थे कि आज अमीरों की खातिर हादिया की इज्जत मिनटों में 2 कौड़ी की हो गई थी। वो रोती हुई इस रेस्टोरेंट से निकल गई थी। जब वो घर आई तो इसकी माँ उसे रोती हुई देखकर पूछने लगी, क्या हुआ है बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? हादिया रोती हुई अपनी माँ के गले लग गई और कहने लगी, अम्मा मुझे नौकरी से निकाल दिया है उसने। रोते हुए उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। उसकी माँ कहने लगी, बेटा सब्र कर, ये दुनिया बस अमीर लोगों का पैसा देखकर इनकी ही साइड लेती है। वो कहने लगी, पर अम्मा हुज़ैफा और आपका चेकअप करवाना है, इस महीने में कहाँ से लाऊंगी इतने पैसे? उसकी माँ भी उदासी और मजबूरी से कुछ न कह सकी। हादिया ने किसी मार्केट में जॉब ढूंढनी शुरू की। उसकी मेहनत के बाद उसे बमुश्किल इधर जॉब मिल गई थी। एक दिन उसी मॉल में जिधर वो काम करती थी उधर उस्मान शाह भी शॉपिंग करने आया। हादिया की नज़र जब उस पर पड़ी तो गुस्से से उसका रंग सुर्ख हो गया। उस्मान शाह भी उसे देख चुका था। वो उसके करीब आकर कहने लगा, ओह तो तुम इधर भी काम करने लग गई हो। तभी हादिया कहने लगी, आपको कोई मसला है क्या? उस्मान शाह कहने लगा, नहीं डार्लिंग, मसला तो कोई नहीं, बस मुझसे तुम जैसी हसीन लड़की दरबदर लोगों के काम करती बर्दाश्त नहीं होती। हादिया बिना जवाब दिए उसे इग्नोर करती हुई उधर से चली गई। उस्मान शाह शैतानी मुस्कुराहट सजाए खड़ा हुआ था। हादिया जिधर भी नौकरी करती उसे उधर ही अपनी इज्जत और खुददारी को बरकरार रखने में बहुत मुश्किल पेश आती थी। लेकिन उस्मान शाह अपने पर पड़े थप्पड़ का बदला लेने हर जगह पहुंच जाता था। हादिया के साथ और भी ख़वातीन काम करती थीं। हादिया इन औरतों को देखकर अपने अंदर ताकत और जुर्रत पैदा कर लेती थी। जानती थी कि उसके जैसी और भी बहुत ख़वातीन हैं जो मजबूरी के तहत अपने घरों से निकली हुई हैं। हादिया जब घर आई तो खाना बनाने लग गई। सब शाम का खाना खा रहे थे कि अचानक उनके दरवाजे पर बेल बजी। हादिया ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने कोई आदमी हाथ में लेटर लिए खड़ा था। हादिया वो ख़त लेकर अंदर आ गई थी। उसकी माँ पूछने लगी, हादिया क्या चीज़ है ये, क्या लिखा हुआ है इस पे? हादिया कहने लगी, अम्मा मैं पढ़कर बताती हूँ। जब उसने लिफाफे में से एक सफ़ा निकाला और उसे पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि उसे इस मार्केट से भी निकाल दिया गया है। हादिया की आंखों में आंसू आ गए थे। इसके आंसू लिफाफे को भिगो रहे थे। इसकी माँ उसकी हालत देखकर कहने लगी, बेटा क्या हुआ है, कुछ बताएगी? हादिया बेबसी से कहने लगी, अम्मा मुझे मार्केट से भी निकाल दिया है। हादिया से ज़्यादा उसकी माँ रो रही थी। हादिया ही तो उनका वाहिद सहारा थी। हादिया के जहन में आया कि ज़रूर उस्मान शाह ने यह हरकत करवाई होगी। वो दिल में सोचने लगी कि आखिर क्यों वो शख्स उसके पीछे पड़ गया है। हादिया का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। वो जिधर भी नौकरी करती थी उस्मान शाह पता लगवा कर उसे उस नौकरी से निकलवा देता था। हादिया को दिन ब दिन उस्मान से और ज़्यादा नफरत होती जा रही थी। वो तो अपने मारे हुए थप्पड़ पर पछता रहे थे। कुछ दिन बाद हादिया के भाई हुज़ैफा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो अपने दिमाग पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। हादिया और उसकी माँ से हुज़ैफा की हालत देखी नहीं जा रही थी। हादिया की माँ तो अपनी बीमारियों में ही जकड़ी हुई थी, लेकिन हुज़ैफा की हालत देखकर वो बेबसी से रोई जा रही थी। हादिया की तो अब कोई नौकरी भी नहीं थी कि वो किसी अच्छी जगह से हुज़ैफा का इलाज करवा सकती। जब दर्द की शिद्दत ज़्यादा बढ़ गई तो हादिया हुज़ैफा को अस्पताल ले गई। डॉक्टर साहब प्लीज़ इसका इलाज करिए, मेरा भाई हर हाल में ठीक होना चाहिए, आप जो कहेंगे मैं वो सब अपने भाई के लिए करूँगी। वो रोती हुई डॉक्टर से अर्ज़ कर रही थी। डॉक्टर कहने लगा, देखिए हम पहले इसका इलाज करेंगे, फिर आपको बताते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है। तकरीबन हादिया 1 घंटा बाहर बैठी रही थी। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और कहने लगा, इसका कैंसर पूरे दिमाग में फैल जाएगा,
اس لیے ہمیں جلد از جلد آپریشن کرنا پڑے گا۔ ہادیہ پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب اس پر کتنے پیسے لگیں گے؟ ڈاکٹر کہنے لگا، کم از کم 3 لاکھ تو لگیں گے۔ ہادیہ 3 لاکھ کا سن کر ہکی بکی رہ گئی تھی، اس کے پاس تو 3,000 بھی موجود نہیں تھے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، ٹھیک ہے، صرف آپ کے پاس 1 ہفتے کا ٹائم ہے، جلد از جلد آپریشن کروائیں، جلدی سے پیسوں کا ارینج کریں۔ ہادیہ اپنے بھائی کو لے کے گھر آ گئی۔ اس نے جب سب کچھ اپنی ماں کو بتایا تو اس کی ماں مزید پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا اب ہم 3 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ ہادیہ کو اپنی ماں اور اپنے بھائی کی جان بہت پیاری تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں اب فکر مت کریں، میں شاہتاج کے پاس جاتی ہوں، شاید وہ میری مدد کر دے۔ اس کی ماں کہنے لگی، ہاں بیٹا جا، میں بہت پرانی ملازمہ رہی ہوں ان کے گھر، شاید اس کی ماں یا شاہتاج ہماری مدد کر دے۔ ہادیہ کہنے لگی، دیکھو شاہتاج میرے بھائی کا آپریشن ہے 1 ہفتے تک، اور مجھے 3 لاکھ کی ضرورت ہے، ورنہ میرے بھائی کی جان چلی جائے گی۔ تم میری مدد کر دو، مجھے جیسے ہی نوکری ملے گی میں تمہیں واپس کر دوں گی پیسے۔ نہ جانے شاہتاج نے یہ حرکت کیوں کی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہادیہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ ہادیہ کہنے لگی، شاہتاج مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں، تم تو اکلوتی بیٹی ہو اپنے ماں باپ کی، تو پھر یار تم مجھے ایسے انکار تو مت کرو۔ شاہتاج کہنے لگی، دیکھو ہادیہ میری مجبوری ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتی، میں نے ماما سے 3-4 لاکھ لیے تھے، وہ بھی اپنی شاپنگ کے لیے، اس کے علاوہ مجھے ماما اور کوئی پیسہ نہیں دینے والی، لیکن ہاں اگر تمہیں ارجنٹ پیسے چاہیے تو ایک شخص ہے جو تمہیں پیسے دے سکتا ہے۔ ہادیہ کہنے لگی کہ مجھے جلدی سے بتاؤ وہ کون شخص ہے۔ شاہتاج بولی، دیکھو ہادیہ وہ تمہیں پیسے تو دے دے گا، لیکن اس کے بدلے میں وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں کام کرو۔ ہادیہ کو اس وقت اپنے بھائی کی پریشانی تھی، وہ بغیر سوچے سمجھے کہنے لگی، میں بعد میں اس کے گھر کام کر لوں گی، پہلے تم مجھے پیسے منگوا دو۔ شاہتاج کہنے لگی، نہیں کم از کم تمہیں 1-2 ہفتے تو اس کے گھر کام کرنا پڑے گا، وہ پھر تمہیں 3 لاکھ دے دے گا۔ ہادیہ راضی ہو گئی اور وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے تو مجھے ایڈریس دے دینا اور میں چلی جاؤں گی۔ شاہتاج کہنے لگی، دیکھو اگر تمہیں اپنے بھائی کی جان پیاری ہے تو تمہیں یہ قربانی تو دینی ہوگی، اور یار اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے، لاہور ہی تو جانا ہے، صرف 2 ہفتے کی بات ہے، 2 ہفتے ان کے گھر کام کرنا، پھر وہ جب تمہیں پیسے دے دے گا تم اپنے بھائی کا علاج کروا لینا۔ ہادیہ نے جب اپنی ماں سے پوچھا تو اس کی ماں روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا چلی جا، تیرے بھائی کی جان بچ جائے گی، میں نے پہلے ہی تیرے باپ کو کھو دیا، اب اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی، اگر خدا کو ایسے منظور ہے تو ایسے ہی صحیح، بیٹی چلی جا تو۔ ہادیہ نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے شاہتاج سے ایڈریس منگوایا اور لاہور روانہ ہو گئی۔ جب وہ بتائے کہ ایڈریس پر پہنچی تو وہ ایک بہت حسین، عالیشان اور شاندار عمارت تھی جو رہنے والے کی طاقت اور امیری کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس عمارت کے باہر والی سائڈ پہ رنگین پھول اور باغات لگے ہوئے تھے، ہر طرف ہریالی تھی۔ ہادیہ کو یہ گھر شاہتاج کے گھر سے بھی زیادہ پیارا لگا تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس عمارت کا ہر کمرہ اس کی دولت کی گواہی دے رہا تھا، ہر چیز سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ ہادیہ اتنی بڑی عمارت اور اتنے خوبصورت کمرے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ جب اندر گئی تو ایک ملازمہ کھڑی ہوئی تھی، وہ ہادیہ کو کہنے لگی، کیا تم ادھر کام کرنے آئی ہو؟ ہادیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے ہادیہ کو کچن میں بھیج دیا کہ تم وہاں کھانا بنا لو۔ ہادیہ بغیر سوال جواب کیے کچن میں چلی گئی۔ وہ اپنے بھائی کی پریشانی میں یہ بھی نہیں جاننا چاہتی تھی کہ اس گھر میں کون رہتا ہے کون نہیں، اسے اس وقت صرف پیسوں کی غرض تھی، اسے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ کھانا بناتے ہی وہ اس ملازمہ کے پاس دوبارہ آئی۔ ہادیہ ملازمہ کو کہنے لگی کہ میں کہاں رہوں گی، پلیز مجھے میرا کمرہ بتا دیں۔ ملازمہ ہادیہ کو ایک کمرے کی طرف لے آئی جو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا لیکن بہت ہی صاف ستھرا تھا۔ اس میں ایک سفید کلر کا پلنگ پڑا ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کا کمرہ ہے۔ ہادیہ کمرے میں آ گئی اور اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر رہی تھی۔ کپڑے لگانے کے بعد اس نے ملازمہ سے پوچھتے ہوئے سارے کام کیے۔ صبح سے شام ہونے کو تھی، اسے گھر کا کوئی بھی فرد نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بہت دفعہ کام کے دوران ملازمہ سے بھی پوچھا کہ گھر میں کون کون رہتا ہے، لیکن ملازمہ کچھ بھی بتانے کے موڈ میں نہیں تھے۔ جب شام ہوئی تو ملازمہ کہنے لگی، ہادیہ اوپر ایک کمرہ ہے، وہ بھی جا کر صاف کر دو۔ وہ چھت پر گئی اور اس کمرے میں جب داخل ہوئی تو وہ کمرہ بہت ہی بڑا، دلکش اور حسین تھا۔ رنگ برنگی باڈی بلڈرز کی تصویریں لگی ہوئی تھیں،
शीशे की खिड़कियां चमक रही थीं और खूबसूरत फर्नीचर जो अपनी नफासत की गवाही दे रहा था। हर चीज़ तरतीब से रखी हुई बहुत ही दिलकश लग रही थी। वो कमरा हवेली के सब कमरों में से खूबसूरत था। हादिया बेड की चादर ठीक कर रही थी कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हादिया का तो जैसे सांस ही बंद होने को था। उस्मान शाह हाथ में शराब का ग्लास पकड़े हादिया के करीब खड़ा हुआ, उससे कहने लगा, तुम खूबसूरत हो, मैं जानता था, पर इतनी हसीन होगी इसका अंदाज़ा नहीं था। हादिया डर के मारे अपनी चादर मजबूती से थामते हुए भागने का रास्ता तलाश करने लगी। उस्मान शाह उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहने लगा कि इस कलाई को बचाने के लिए तुमने भरे रेस्टोरेंट में सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। आज छुड़वाओ, कैसे छुड़वाती हो अपनी खूबसूरत कलाई। वो नशइयों की तरह उसकी कलाई पर हाथ फेर रहा था। यार तुम तो वाकई बहुत हसीन हो हादिया। हादिया रो रही थी, लेकिन उस्मान शाह पत्थर दिल बना खड़ा हुआ था। हादिया रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा घर है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारे पास ना आती। खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। उस्मान शाह कहने लगा, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी पूरी कीमत वसूल की है। उसने तुम्हारा सौदा कर दिया है। मैंने तुम्हें खरीदा है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। हादिया के सर पर एक दफ़ा फिर क़यामत टूट पड़ी थी। उसे शाहताज से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। हादिया कहने लगी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे जाने दो, और मेरी दोस्त ने जितनी भी कीमत ली है मुझे बेचने की, मैं वो तुम्हें वापस कर दूंगी। उस्मान शाह कहने लगा, देखो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हाथ ना लगाऊं तो चलो निकाह कर लेते हैं। निकाह की बात करते उस्मान शाह सोच में पड़ गया कि वो इतनी मामूली लड़की से निकाह कैसे कर सकता है। वो निकाह की बात करता ही अपने कमरे से निकलकर बाहर चला गया, जबकि हादिया ये सारी हरकत पे बहुत हैरान थी और अपनी दोस्त की बेवफाई पर रो रही थी। उसके जहन में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे कि आखिर उसकी दोस्त ने किस बात का बदला लिया है। उससे अपने भाई की बीमारी की टेंशन खाए जा रही थी। वो तो इसकी जान बचाने इधर आई थी। दूसरी तरफ बाहर उस्मान शाह बैठा सोचों में गुम था। वो सोच रहा था, क्या वो इतनी मामूली लड़की से निकाह कर लेगा। उस्मान शाह अपने माँ बाप का इकलौता वारिस था। उस्मान शाह की माँ उसके बचपन में ही फौत हो गई थी, जबकि उस्मान शाह के वालिद उस्मान की माँ के मरने के फ़ौरन बाद ही दूसरी शादी कर चुके थे, जिसमें उस्मान शाह की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वो अपने बाप को छोड़कर अपनी जायदाद में से हिस्सा लेकर घर छोड़कर आ गया था। उसके बाप ने पलटकर कभी उस्मान शाह की खबर तक न ली। वो अपनी दुनिया में मगन था। उस्मान को हैरत थी कि इतनी जल्दी मेरा बाप मेरी माँ की मौत का गम भूल गया। उसके बाप की बेरुखी ने उस्मान की शख्सियत पर बहुत बुरा असर डाला था, जिसकी वजह से वो आवारा टाइप का शख्स बन गया था। असल में उस्मान शाह ने थप्पड़ का बहाना ही बनाया था। हकीकत में वो हादिया की खूबसूरती को झुटला नहीं सकता था। हादिया कमरे में बैठी रो रही थी। उसे जो अपनी दोस्त इब्तदा में वफादार नजर आती थी, वही मतलब परस्त निकली। हर मोड़ पे हादिया को दुखी दुख देखने पड़ रहे थे। कुछ देर बाद उस्मान शाह दोबारा हादिया के कमरे में आया और कहने लगा, मैंने बहुत सोचा है और मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं तुमसे निकाह करने लगा हूँ। हादिया चीखती हुई बोली, मैं तुम जैसे इंसान से निकाह नहीं कर सकती। मेरा भाई ज़िंदगी और मौत के दरमियान अटका हुआ है। मेरा मकसद सिर्फ उसकी जान बचाना है। तो मुझे यहाँ से जाने दो उस्मान। उस्मान कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक ऑफ़र कर सकता हूँ। अगर तुम्हें अपने भाई की जान ज़्यादा ही अजीज़ है तो तुम मुझसे निकाह कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हादिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ज़ारों की तार रोए जा रही थी, जबकि उस्मान अपना फ़ैसला मुसल्लत करके कमरे से जा चुका था। हादिया कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे। 5 दिन गुजर गए। हादिया उसी कमरे में बैठी रोती रही। उसे अचानक याद आया कि डॉक्टर ने 1 हफ्ते का वक्त दिया था। वो अपने आंसू साफ करते हुए नीचे गई, जहाँ उस्मान शाह बैठा चाय की चिस्कियों से लुत्फानंदोज हो रहा था। उस्मान शाह ने हादिया को कभी भी कमरे से बाहर नहीं देखा था। वो सिर्फ उस्मान शाह के कमरे में बैठे अकेली रोती रहती थी। आज वो 5 दिन बाद निकल कर आई थी। उस्मान शाह इसका खाना भी कमरे में भेज देता था, लेकिन हादिया जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ थोड़ा बहुत खा लेती थी। हादिया उस्मान शाह के करीब आकर कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त कबूल है, मैं तुमसे निकाह करूँगी। उस्मान शाह का तो जैसे दिल खुशी से खिल उठा था। वो कहने लगा, ओके डार्लिंग,
शाम को फिर तैयार रहना, मैं काजी को बुला कर ले आऊँगा। हादिया कहने लगी ठीक है, लेकिन निकाह के फ़ौरन बाद तो मुझे मेरे घर लेकर जाओगे, मैं अपने भाई का इलाज करवाऊँगी। उस्मान शाह कहने लगा ठीक है। हादिया ऊपर कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद मुलाजमा आई और हादिया के सामने एक जोड़ा रखा। सुर्ख रंग का जोड़ा था जो बहुत ही खूबसूरत था। देखने से ही इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मुलाजमा वो जोड़ा रख कर चली गई थी। हादिया ने वो जोड़ा पकड़कर गुस्से से नीचे फेंक दिया और रोए जा रहे थे। वो अपनी किस्मत पर मातम कर रहे थे। एक तरफ उसके घर की खुशियाँ और दूसरी तरफ इसकी ज़िंदगी का अज़ाब बन के रह गया था। उस्मान शाह की हवेली के लाउंज में काजी साहब बैठे हुए थे। कुछ गवाह भी मौजूद थे। उस्मान सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस सोफ़े पर बैठा हुआ था कि मुलाजमा ने हादिया को भी लाकर सोफ़े पर बिठा दिया। उसने वही मजबूरन उस्मान शाह का भेजा हुआ जोड़ा पहना हुआ था और घूंघट किया हुआ था। काजी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। हादिया ने रोते बिलखते दिल पर हाथ रखते इस निकाह को कबूल कर लिया था। पूरा लाउंज खाली हो चुका था। हादिया अब अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद उस्मान कमरे में आया तो वो अपना जोड़ा चेंज कर चुके थे। उस्मान शाह कहने लगा चलो तुम मेरे कमरे में चलो। हादिया कहने लगी नहीं, तुमने मुझे कहा था कि निकाह होते तो मुझे मेरे घर लेकर जाओगे। उस्मान की मजबूरी थी, वो अपने वादे से मुकर नहीं सकता था। उसने हादिया के हाथ में कुछ पैसे रखे और कहने लगा ये 5 लाख हैं, तुम अपने भाई का इलाज करवाओ, 2-3 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। अब तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। हादिया को इसके साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चुपचाप ड्राइवर के साथ चले गए। सारे रास्ते वो इसी टेंशन में थी कि उसका भाई ठीक भी होगा कि नहीं, अपनी माँ का क्या मुंह दिखाएगी। जब वो घर पहुंची तो इनके घर में फिर 3 साल पहले वाला माहौल था। ये सब देखकर हादिया के ऊपर तो जैसे भारी क़यामत टूट पड़ी थी। उसकी माँ पागलों की तरह चीख चीख कर रो रहे थे। हर तरफ गहमा गहमी मची हुई थी। हादिया अपने घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसका भाई सफ़ेद कफन में बेजान लेटा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जीने का मकसद ख़त्म हो गया हो। जिस भाई के लिए उसने दरबदर ठोकरें खाईं, आज वही उसके पास नहीं था। वो अपनी माँ के पास गई, उनके गले लगकर ज़ारो कितार रो रहे थे। इसके भाई की वफ़ात को 1 हफ्ता होने को था। उसकी माँ और हादिया के रोने में कोई कमी नहीं आई थी। हादिया अपनी माँ को अपने पे हुए जुल्म बताना चाहती थी। एक दिन उसकी माँ बैठी तस्बीह पढ़ रही थी कि हादिया उनके करीब जाकर बैठ गई और कहने लगी माँ मुझे शाहताज से मिलने जाना है। उसकी माँ कहने लगी क्यों बेटा, क्यों मिलने जाना है उससे? हादिया ने हिम्मत करके अपनी माँ को सारा वाक़या बता दिया। उसकी माँ तो ये सब सुनकर मुजस्मा बनी रह गई और अब कर भी क्या सकती थी। लेकिन हादिया के दिल में बहुत सारे सवाल थे कि शाहताज ने उसके साथ ये क्यों किया। वो अपनी माँ से इजाज़त लेते हुए शाहताज के घर चली गई। उसके घर में तो शाहताज की माँ के सिवा घर में कोई भी मौजूद नहीं था। वो लाउंज में बैठी हुई थी। उनकी हालत से ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से बीमार हों। हादिया उनके करीब गई और सलाम लेते हुए उनके पास बैठ गई। उसकी माँ कहने लगी कैसी हो हादिया, मुझे तुम्हारे भाई का बहुत दुख हुआ। हादिया मुजस्मा बनी कहने लगी आंटी शाहताज किधर है? उसकी माँ शाहताज के नाम पर नजरें चुराने लगी। हादिया को मालूम हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसकी माँ रोने लग गई थी। हादिया हमदर्दी से उनके करीब जाकर बैठकर उनके कंधे पे हाथ रखकर पूछने लगी क्या हुआ है, खैरियत है ना? शाहताज की माँ कहने लगी बस बेटा, तुम्हारी माँ ने तो अपनी मरी हुई औलाद का गम देखा है, लेकिन मैंने अपनी जिंदा औलाद को मरा हुआ तस्वर करने का गम देखा है। हादिया सवालिया नज़रों से उन्हें देख रही थी। उसे उनकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। शाहताज की माँ कहने लगी बेटा, शाहताज के वालिद उसके बचपन में ही फौत हो गए थे। मैंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन शाहताज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने शादी कर ली। लेकिन बेटा, मैंने सिर्फ मजबूरी के तहत शादी की थी कि मेरी बच्ची पर उसके बाप का साया कायम रहे। दूसरा शौहर भी बहुत जल्द वफात पा गया। तब शाहताज 18 साल की थी। उसे तो जैसे आज़ादी मिल गई। रातों को देर देर तक घर नहीं आती थी। लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के साथ उसका उठना बैठना था। बस कुछ ऐसा ही अब हुआ है कि उसने भागकर किसी लड़के के साथ शादी कर ली है। मुझे इस उम्र में अकेला छोड़कर चली गई है। हादिया की आंखों में आंसू रवा थे। वो उसकी माँ से कहने लगी लेकिन आंटी, आप जानती हैं कि उस्मान शाह आपका क्या लगता है, या उसका शाहताज से क्या रिश्ता है? उसकी माँ कहने लगी हाँ बेटा, वो मेरे दूसरे शौहर का बेटा था। हादिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सोच रही थी कि शाहताज ने अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर मेरा सौदा कर दिया।
اس نے اس کی ماں کو ساری حقیقت بتا دی کہ شہتاج نے کس طرح اسے عثمان شاہ کی حویلی میں نوکری لگوایا اور کس طرح اس نے عثمان شاہ سے رقم وصول کی۔ شہتاج کی ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی بیٹی سے اتنی نیچ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن شہتاج کی ماں اور ہادیہ کے دل میں بہت سارے سوال جنم لے رہے تھے کہ شہتاج کو آخر اتنی کیا مجبوری تھی کہ صرف پیسوں کی خاطر اس نے ہادیہ کو بیچ ڈالا۔ شہتاج کی ماں کہنے لگی، بیٹا اب یہ تو عثمان شاہ ہی تمہیں بتا سکے گا کہ آخر یہ حرکت کیوں کی۔ ہادیہ تھکے ہارے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گھر آ گئی۔ اس نے گھر آ کر اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا ہمیں اب سچائی سے کیا غرض، اب تو تیرا نکاح ہو چکا ہے اس سے، اب تجھے صبر شکر کر کے اس کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تجھ پہ اگر طلاق کا دھبا لگ گیا تو کل کو کوئی شادی بھی نہیں کرے گا۔ بیٹا اگر خدا کو ایسے منظور ہے تو صبر کر، وہ ضرور انصاف کرے گا۔ ہادیہ کہنے لگی، نہیں اماں، میں طلاق تو اس سے ضرور لوں گی، بے شک مجھے ساری عمر طلاق یافتہ بن کر ہی کیوں نہ رہنا پڑے، لیکن اب میں جا رہی ہوں اس کے پاس ساری حقیقت جاننے کے لیے کہ آخر ایسا کیا تھا کہ ان دونوں نے مل کر میری زندگی تباہ کر ڈالی۔ ہادیہ لاہور پہنچ گئی تھی۔ وہ جب عثمان شاہ کے گھر گئی، عثمان شاہ لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، بیگم صاحبہ ہو گیا آپ کے بھائی کا علاج؟ آپ تو 3-4 دن کا کہہ کر گئی تھیں، اب تو آپ نے آنے میں 2 ہفتے لگا دیے۔ ہادیہ نے ایک زوردار تھپڑ عثمان شاہ کے منہ پر رسید کیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میرا بھائی موت کے منہ کو پہنچ گیا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر تم میری زندگی تباہ نہ کرتے، مجھے چپ چاپ پیسے دے دیتے تو آج میرا بھائی ہمارے بیچ ہوتا، لیکن نہیں، تمہیں تو صرف اپنی خواہش اور اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ عثمان شاہ اپنے پہ پڑے ہوئے تھپڑ کو بھول کر اس کے بھائی کی موت کا سن کے بہت افسردہ تھا۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ یہ سب کچھ عثمان شاہ کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ وہ ہمدردی سے ہادیہ کو کہنے لگا، دیکھو یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس میں میری غلطی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، پلیز مجھے معاف کر دو، جو ہونا تھا ہو گیا، کیا ہم اپنی زندگی دوبارہ سے شروع نہیں کر سکتے؟ ہادیہ زوردار آواز میں کہنے لگی، کون سی زندگی؟ وہی زندگی جس میں تم نے زبردستی مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ عثمان شاہ، زبردستی کا رشتہ کبھی قائم نہیں رہتا، تمہاری محبت خود غرض ہے، مطلب پرست انسان ہو تم نے میرا سودا کیا ہے۔ جو انسان اپنے ہم سفر کی قیمت دے کے اسے خریدتا ہے وہ کیا بھلا ساتھ نبھائے گا؟ عثمان شاہ کی آنکھوں میں شرمندگی اور ندامت تھی۔ پہلی دفعہ اس سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ ہادیہ کو ابھی سچ جاننا تھا۔ ہادیہ ہر روز اسے طلاق لینے کی بات کرتی تھی، لیکن عثمان شاہ اس بات کو نظر انداز کر دیتا۔ ہادیہ کی ماں اکیلی گھر پر تھی، وہ اپنے ہمسایوں کی ذمہ داری پر اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی تھی۔ ایک دن پھر عثمان شاہ کو ہادیہ کہنے لگی، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، میں نے تمہیں کہا مجھے طلاق دے دو اور مجھے جانے دو یہاں سے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں قانون کے ذریعے بھی تم سے طلاق لے سکتی ہوں۔ عثمان شاہ حیرانگی سے اسے کہنے لگا، اوہ تو اچھا اب تم اپنے شوہر کو کورٹ کچہریوں میں گھسیٹو گی؟ یار ایسی بیویاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ ہادیہ کہنے لگی، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تمہیں اس رشتے کی بھی قدر نہیں۔ پھر اچانک ہادیہ اس سے سوال کرنے لگی، اسے کہنے لگی، شہتاج تمہاری کیا لگتی ہے؟ عثمان شاہ بات کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن ہادیہ کو تو سب کچھ پتا تھا۔ وہ جان بوجھ کر عثمان شاہ کے منہ سے سچائی سننا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ عثمان شاہ کو بولی، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، بتاؤ۔ تو پھر عثمان شاہ کہنے لگا، پچھلے 1 مہینے سے تم نے میرا دماغ کھایا ہوا ہے کہ تم نے سچائی جاننی ہے، سچائی جاننی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی شوق ہے تو آؤ میں تمہیں ساری سچائی بتاتا ہوں۔ ہادیہ کو پتا تھا کہ آج عثمان شاہ غصے میں سب کچھ بتا کر ہی رہے گا۔ عثمان شاہ کہنے لگا، شہتاج میرے ایک دوست کی گرل فرینڈ تھی۔ میرا دوست کوئی امیر کبیر انسان نہیں تھا، وہ ایک معمولی سا کالج میں پروفیسر تھا، بہت ہی سدھرا ہوا انسان تھا، لیکن جب اسے شہتاج کی سچائی معلوم ہوئی کہ یہ تو ایک آوارہ قسم کی لڑکی ہے تو اس نے شہتاج کو چھوڑ دیا۔ جب شہتاج کو پتا چلا کہ میں اس کا دوست ہوں تو میرے ذریعے عمر جو کہ میرا دوست تھا اس تک پیغام پہنچایا کرتی تھی، لیکن عمر نے شہتاج سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ کچھ ہی مہینوں بعد شہتاج کسی اور لڑکے سے ملنے لگ گئی۔ وہ لڑکا بہت ہی لالچی تھا۔ شہتاج سے میری کافی اچھی بول چال ہو گئی۔ میں نے اسے کافی دفعہ کہا کہ یہ لڑکا اچھا نہیں، اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ عثمان شاہ ہادیہ کو کہنے لگا کہ میں نے تمہیں جب پہلی دفعہ ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا تو تبھی تم پر دل بار بیٹھا۔ یقین کرو میں تم سے تھپڑ کا بدلہ نہیں لینا چاہتا تھا،
बल्कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। मैं हमेशा प्यार से महरूम रहा। मुझे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता, प्यार का एहसास नहीं था। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे पता चला मोहब्बत क्या होती है। मुझे तुमसे पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई थी। तुम वाहिद लड़की थी जिसकी याद में मैं दिन रात गुम रहता था। एक दिन मैंने तुम्हें शाहताज की गाड़ी में देखा। फिर मैंने शाहताज से तुम्हारी सारी डिटेल्स ली। मैंने उससे कहा कि किसी तरह इस लड़की को मेरा बना दो। शाहताज जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, उसने एक दिन उससे डिमांड की कि मैं एक शर्त पर तुमसे शादी करवाऊंगी, अगर तुम एक फैक्ट्री मेरे नाम लगवा दोगी। शाहताज इसकी मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। लेकिन हादिया, मैंने तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकता था। मैंने शाहताज को कहा कि अगर तुम इस लड़की को मेरे पास भेज दोगी तो मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के नाम एक फैक्ट्री लगवा दूंगा। वो खुशी खुशी राजी हो गई थी। ये सारा वाक़या सुनकर हादिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पता चल गया था उस्मान शाह तो कहीं भी गलत नहीं, गलत तो शाहताज थे जिसने अपनी खुशियों की खातिर इसका सौदा कर दिया। हादिया के दिल में एक सवाल आया कि उस्मान शाह को तो अभी तक मालूम नहीं कि शाहताज उसकी सौतेली बहन है। उसने उस्मान शाह को कहा, ठीक है, मुझे तुम्हें कबूल करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, मैं तुमसे ख्वाहिश करना चाहती हूँ। उस्मान शाह कहने लगा, मैं तुम्हारी एक नई बल्कि 1000 ख्वाहिशें पूरी करने को तैयार हूँ। हादिया कहने लगी, मैं अपनी माँ को भी अपने साथ रखना चाहती हूँ। उस्मान शाह की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली दफ़ा किसी बात पे रोया था। कहने लगा, क्यों नहीं, तुम भुला लो, वो अब से तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी माँ होगी। मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। हादिया कहने लगी, तुम्हारी एक नहीं बल्कि 2 माएँ हैं इस दुनिया में, तुम्हारी अब। उस्मान शाह बड़ी हैरानगी से पूछने लगा, 2? हादिया कहने लगी, एक मेरी माँ और एक शाहताज की माँ। लेकिन हादिया, शाहताज की माँ मेरी माँ कैसे हुई? हादिया ने उसे सारी हकीकत बता दी। हादिया ने उसे ये भी बताया कि तुम्हारे वालिद इंतकाल कर गए हैं। उस्मान शाह के रोने में मज़ीद इजाफा हो रहा था। वो ज़ारों की तार रोए जा रहा था। वो हादिया का हाथ पकड़ते हुए बेबसी से कहने लगा, मैं किस मुँह से उनके सामने जाऊँगा? वो बेशक मेरी सौतेली माँ थे, लेकिन है तो मेरी माँ ना। वो आज बिल्कुल अकेली हैं। हादिया कहने लगी, चलो हम चलते हैं, हम जाकर उनका हालचाल पूछ लेंगे। हादिया उसे दिल से कबूल कर चुकी थी। वो दोनों कराची चले गए थे। हादिया जब अपनी माँ के घर गई तो उसकी माँ ने उसे ज़ोर से गले लगाया। वो तो जैसे इसके इंतज़ार में बैठी थी। हादिया ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। उस्मान शाह बहुत बदल चुका था। वो अपनी माँ को कहने लगी, माँ, आप हमारे साथ रहेंगी अब। उसकी माँ खुशी से चहक उठी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी घर की सारी खुशियाँ वापस आ गई हों। वो अपने दुखों को भूल गई थी। उन्हें बेटी के साथ साथ अपना बेटा भी मिल रहा था। हादिया उस्मान शाह के साथ शाहताज के घर चली गई। उस्मान ने पहली दफ़ा अपनी सौतेली माँ को देखा था। शाहताज की माँ उस्मान शाह को देखकर रोने लगी और कहने लगी, तुम छोटे से थे जब मैं तुम्हें अक्सर देखती थी और तुम्हारे पापा से हमेशा यही कहती थी कि काश उस्मान वापस आ जाए, मैं उसे अपना बेटा बना कर रखूँगी, लेकिन तुम तो हमसे बहुत बदगुमान थे। उस्मान शाह अपनी माँ के गले लगकर ज़ारों की तार रो रहा था। आज हादिया की वजह से उनके दरमियान की गलतफहमियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। उस्मान शाह अपनी माँ और हादिया की माँ को अपने घर ले आया। एक दिन उस्मान शाह की माँ उससे कहने लगी, बेटा, तुम हादिया को लेकर किसी बैरूनी मुल्क घूमने चले जाओ। तभी हादिया कहने लगी, नहीं, हम कैसे जा सकते हैं आपको अकेला छोड़कर। हादिया की माँ कहने लगी, नहीं बेटा, मैं और उस्मान शाह की माँ रह लेंगे, आप दोनों चले जाओ। उस्मान शाह मुस्कुराता हुआ हादिया की तरफ देखने लगा और कहने लगा, क्यों बेगम, आप नहीं जाना चाहती क्या? हादिया ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली थीं। वो दोनों दुबई के लिए रवाना हो गए। वो दोनों खूब मज़े कर रहे थे। हादिया भी उसे अपने दिल से कबूल कर चुकी थी, लेकिन हादिया को दुबई में कुछ अजीब अजीब महसूस हो रहा था। जिस होटल में वो ठहरे थे, एक दिन उसी होटल से वो दोनों गुजरे। कहीं जा रहे थे कि उन्हें अपने साथ वाले कमरे से किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। ये आवाज़ें उन्हें रोज़ाना आती थीं। हादिया बेचैनी से उस्मान शाह को कहने लगी, प्लीज़ उस्मान, देखे ना, मुझे लगता है कि कोई लड़की जैसे किसी मुसीबत में है। उस्मान शाह कहने लगा, नहीं हादिया, ये पाकिस्तान नहीं है, ये दुबई है। नए लोग हैं, नया माहौल है, हमें उनके झंझट में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन हादिया ने बहुत इसरार किया कि नहीं उस्मान, हमें देखना चाहिए कि कहीं वो लड़की मुसीबत में ना हो। कुछ ही देर बाद इस लड़की की ऊंची ऊंची रोने की आवाज़ें आने लगीं। हादिया के कहने पर वो दोनों इस कमरे में देखने चले गए। जब हादिया ने वो कमरा खोला तो सामने एक लड़की रो रही थी। उसके जिस्म पर जगह जगह निशानात थे। आंखें सूजी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे कि जैसे किसी ने बहुत बुरा मारा हो उसे।
जब उस्मान और हादिया उसके करीब गए तो इस लड़की ने उन्हें नज़र उठाकर देखा। उस्मान और हादिया के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो पहचान चुके थे, ये तो शाताज है। उस्मान शाह शाताज को कहने लगा, क्या हुआ है तुम्हें और तुम्हारा ये हाल किसने किया? शाताज रोती हुई हादिया के पैर पकड़ने लगी, कहने लगी, खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दो, शायद मुझे तुम्हारी बद्दुआ लगी है। हादिया ने उसकी हालत दुरुस्त की और उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपने पास बिठाया। दोनों से शाताज की हालत देखी नहीं जा रही थी। शाताज कहने लगी, हादिया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया था ना, देखो अल्लाह ने आज मुझे उसकी सज़ा भी दे दी। मैं जिस लड़के के साथ भागकर पैसों के लालच में दुबई आई थी, उसने मुझे जलील कर दिया। रोज़ाना वो मुझे मारता है, रोज़ाना किसी न किसी आदमी के हाथों मेरी इज्जत तबाह करवाता है। उस्मान शाह कहने लगा, लेकिन शाताज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पास कौन सा पैसों की कमी थी जो तुम इस जैसे इंसान के साथ फंस गए? शाताज कहने लगी, इस लड़के ने तो मेरी सारी फैक्ट्रियाँ और जायदाद अपने नाम करवा ली हैं। मेरा सारा जेवर उसने अपने नाम कर लिया। मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं पाकिस्तान आ सकती, इसलिए मुझे 2 साल से उसकी मार और उसकी जलालत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हादिया अपने दिल से शाताज को माफ़ कर चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अल्लाह ने हादिया का बदला शाताज से ले लिया है। बेशक ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, अपनी खुशी की खातिर किसी की ज़िंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। उस्मान शाह ने इस लड़के को सजाए कैद दिलवा दी और शाताज को पाकिस्तान ले आया। शाताज को बहुत बड़ी नसीहत लग गई थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ लौट आईं। इस कहानी से यही हासिल हुआ कि महज अपनी खुशियों की खातिर कम अज़ कम किसी की ज़िंदगी तबाह न करें। बेशक ये दुनिया मकाफ़ात अमल है, आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।